हेडिंग डाल लीजिए भाई। आपका संविधान में जहां तक लिखवाया गया था उसके आगे हेडिंग डालिए, संविधान की विशेषताएं। यहां से आपका लिखवाना है, संविधान के गुण या विशेषताएं या क्वालिटी भी कहा जाता है, या भारतीय संविधान की अच्छाइयां भी कहा जाता है। यानी कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, या इसको प्रमुख लक्षण भी कहा जाता है। याद रखिए, लक्षण आ जाए, चाहे विशेषताएं आ जाए, या मुख्य मुख्य बातें आ जाए, या गुण आ जाए, तो यही सब आपका अच्छाइयां हैं। पहली जो अच्छाई लिखना है वह लिखना है, देखिए, विशालतम संविधान। हेडिंग डालिए, विशालतम संविधान। विशालतम संविधान हेडिंग डालिए। इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कोरिलेट भी इसी में करता रहा जाएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, दो क्वेश्चन इसी में आपका समाहित हो जाएगा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इस व्यापकता को देखते हुए, इसी लाइन में लिखते रहे, इस व्यापकता को देखते हुए सर आइवर्स जेनिंग्स ने, ये विद्वान का नाम है, सर आइवर जेनिंग्स ने इसे लायर्स पैराडाइज, यानी कि वकीलों का स्वर्ग कहा है। सर आइवर जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है, यानी कि लायर्स पैराडाइज। पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन आपका निकला इससे। अब इंटरव्यू में जो पूछा जाता है वो भी इसी में थोड़ा समाहित करा देते हैं। लिखिए, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का विशाल होने का कारण भारतीय संविधान के विशाल होने का कारण निम्नलिखित है, निम्नलिखित हैं। ये इंटरव्यू में भी पूछा गया कि क्यों ऐसा हुआ। लिखिए, आपका क्या क्या कारण है। 3-4 तर्कों को एक एक लाइन लिखना है। पहला तर्क दिखाइए आपका कि संघ के साथ साथ, लिखिए पहला तर्क, या स्मॉल ए डालकर लिखिएगा या फर्स्ट करके लिखिएगा। पहला तर्क जोरदार होना चाहिए। लिखिए आपका, संघ के प्रशासन के अलावा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, संघ के प्रशासन के साथ साथ, दूसरी ऐसे भी लिख सकते हैं, साथ साथ राज्यों के प्रशासन के बारे में भी, राज्यों के प्रशासन के बारे में भी एक ही संविधान में प्रावधान होना, एक ही संविधान में
प्रावधान होना, जबकि अमेरिका में संघ का संविधान पृथक और राज्यों का पृथक है। ये कोरिलेट करके भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। जबकि अमेरिका में संघ का संविधान पृथक एवं राज्यों का पृथक है। वहां एक में नहीं, अलग अलग है। ये पहला तर्क आप देंगे। दूसरा तर्क लिखिए, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं संवैधानिक संस्थाओं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं का संविधान में उल्लेख होना, संविधान में उल्लेख होना जैसे, अब दो तीन संस्थाएं लिखिए, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कामा दीजिएगा राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग इत्यादि, निर्वाचन आयोग इत्यादि। इस कारण भी बड़ा हो गया संविधान। तीसरा तर्क लिखिए, कई राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करना, कई राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करना इत्यादि लिख लीजिए, इतना पर्याप्त है। तीन का इत्यादि। दूसरी विशेषता लिखिए भाई आपका। दूसरी विशेषता यह है कि विभिन्न स्रोतों से ग्रहण की गई बातें या विभिन्न स्थानों से भी, स्रोतों ही लिखिए, विभिन्न स्रोतों से ग्रहण की गई बातें, विभिन्न स्रोतों से ग्रहण की गई बातें। इसमें आपका 3 लाइन लिखना है केवल, जो आईएएस में भी आ चुका है। लिखिए, भारतीय संविधान में 75% प्रावधान, 75%, भारतीय संविधान में 75% प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। प्रेरित माने एडाप्ट किए गए हैं, लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। जबकि लगभग 60 देशों से, 60, जबकि लगभग 60 देशों से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की गई है। अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की गई है तथा कुछ प्रथाओं एवं अभिसमयों को मान्यता प्रदान की गई है, तथा कुछ प्रथाओं यानी कि कस्टम और अभिसमयों यानी कि कन्वेंशन, समझौता होता है ना, है तो लिख लीजिएगा। अभिसमय का मतलब होता है समझौता, कन्वेंशन कहा जाता है। सम्मेलन हुआ, समझौता हुआ, उसमें कुछ बातें निकल कर आई तो मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि आपका प्रथाओं और अभिसमयों को मान्यता प्रदान की गई है। आईएएस में ये क्वेश्चन आ चुका है प्री में
तो सतर्क रहिए। मॉडल फिर एक बार देखिए कि संविधान का स्रोत क्या है। तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935, फिर दूसरा विभिन्न देशों की नजीरें, और अगला आ जाएगा प्रथा और अभिसमय, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। तीसरी विशेषता लिखिए भाई, तीसरी विशेषता लिखिए, उद्देशिका का होना, यानी कि प्रियम्बल। उद्देशिका का होना यानी कि उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना। आपका कल से यही चैप्टर शुरू भी करना है प्रियम्बल से ही। उद्देशिका का होना या प्रस्तावना का होना। लिखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अमेरिका से ली गई है, जबकि इसकी प्रवाहमयी भाषा जबकि इसकी प्रवाहमयी भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये बिहार जे में इस बार बिहार में आया था एक क्वेश्चन कि संविधान की कुंजी कौन है। देखिए, मैं लगातार बता रहा हूँ कौन क्वेश्चन कहाँ आया भी था। तो आपका ये क्वेश्चन अभी बिहार में पूछा भी गया था। 2-3 बार मैं बता चुका हूँ कि संविधान की कुंजी कौन है। तो प्रियम्बल, इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। लिखिए इसी लाइन में, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा जस्टिस हिदायतुल्लाह ने, यही बचा है, हो सकता है आ ही जाए क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंडरलाइन कर लीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। तथा जस्टिस हिदायतुल्लाह ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसे संविधान की आत्मा कहा है। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिएगा, सर्वप्रथम बेरोजगारी के मामले में सर्वप्रथम बेरोजगारी, ये क्वेश्चन आ चुका है कई राज्यों में। सर्वप्रथम बेरोजगारी के, कल बताया जाएगा लेक्चर में भाई, जब प्रियम्बल ही शुरू करना है अब। सर्वप्रथम बेरोजगारी के मामले में उद्देशिका संविधान का भाग है कि नहीं। उद्देशिका संविधान का पार्ट यानी कि भाग, भाग मतलब अंग या हिस्सा, भाग है कि नहीं, इस बारे में विवाद उत्पन्न हुआ था। ऐसा क्वेश्चन भी आपका बन चुका है, याद रखिएगा, जो मैं मॉडल लिखवाया हूँ कि सर्वप्रथम उद्देशिका को लेकर किस मामले में प्रश्न उठा था। इनरी बेरोजगारी, कल डिटेल में हम बताएंगे उसको। विवाद उत्पन्न हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान का भाग नहीं माना। उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान का भाग नहीं माना। लेकिन इस निर्णय को, इसी लाइन में लिखते रहेगा, लेकिन इस निर्णय को केशवानंद भारती के बाद में, लेकिन इस निर्णय को केशवानंद भारती के बाद में सेट साइड कर दिया गया, यानी कि उलट दिया गया।
उलट दिया गया, अपास्त कहा जाता है, अपास्त कर दिया गया, तथा यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। कल डिटेल में इसको बताया जाएगा भाई, क्योंकि विशेषता में शॉर्टकट में ही लिखवाया जाता है, डिटेल में नहीं। उद्देशिका संविधान का पार्ट है। ये किस केस में कहा गया? केशवानंद। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, आपका चौथी विशेषता, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारे संविधान की चौथी विशेषता है। राज्यों का संघ, यहां से भी आईएएस में भी पूछा गया है, लिखिए उसको। संविधान के अनुच्छेद 1 के क्लाज 1 में, यानी कि संविधान पहला ही एकदम शुरुआती दौर में ही संविधान के अनुच्छेद 1 के क्लाज 1 में, माने 1 रहेगा फिर कोष्ट में 1 रहेगा, 1 में भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, एक क्वेश्चन और पूछा गया था इंटरव्यू में कि भारत शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है, तो शुरुआती दौर में ही किया गया है। कई लोग भ्रम में रहते हैं, अरे भाई कम से कम जब भी पढ़िए तो पहला आर्टिकल तो पढ़िए, कि पहला ही छोड़ देंगे। तो पहले में ही कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा। लिखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन ये बना है कि ये जो राज्यों का संघ शब्द है कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अमेरिका ना मार दीजिएगा। लिखिए, यह कनाडा से प्रेरित है। प्रेरित है मतलब लिया गया है। यह कनाडा से प्रेरित है। अब आईएएस में इसका मतलब पूछा गया, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब एक लाइन लिखना। लिखिए, इसका मतलब यह है कि संघ अविनाशी तथा राज्य विनाशी होंगे। संघ अविनाशी माने संघ को तोड़ा नहीं जा सकता, संघ अविनाशी तथा राज्य विनाशी होंगे। अब एक और क्वेश्चन बन रहा है कि फेडरल या परिसंघ शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहाँ किया गया है? तो कहीं नहीं किया गया है, क्योंकि भारत संविधान में भारत के राज्यों का संघ शब्द है। इसको लिखिए, आईएएस में भी आया था एक बार। परिसंघ शब्द का प्रयोग, परिसंघ शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है। परिसंघ शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है, कहीं नहीं किया गया, याद रखिए। इस प्रकार आपका जो अगली विशेषता थी समाप्त हुई। अब आइए अगली विशेषता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। क्रम से चला जा रहा है, अभी बाद में छांटा जाएगा। लिखिए, एकल नागरिकता। लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत, 5 है भाई, ये हेडिंग है, इसमें आगे लिखे, संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत का प्रत्येक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा। भारत का प्रत्येक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा।
अगला हेडिंग डालिए विशेषता में। अगला मैंने चौथा से पांचवा पांचवा था। छठवां लिखिए फंडामेंटल राइट का होना, यानी कि मूल अधिकारों का होना, मौलिक अधिकार। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, जो सामान्य बातें लिखवाई जाएंगी। लिखिए ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं तथा संविधान के भाग 3 में तथा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित हैं। मुख्यतः ये अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। मुख्यतः ये अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। लेकिन कुछ मूल अधिकार, वो डिटेल में चलेंगे तब बंटवारा करेंगे। लेकिन कुछ मूल अधिकार प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। इसी लाइन में लिखे खड़ी पर देकर ये पूर्ण अधिकार हैं। पूर्ण मैं समझाया था भाई, पूर्ण का मतलब ये हुआ आपका वायलेशन करने पर, यानी कि पूर्ण मतलब कि आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं। लिखिए ये पूर्ण अधिकार है। ये यूबी जस आईबी रेमेडियम पर आधारित है। ये नया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये यूबी जस आईबी रेमेडियम हिंदी में लिखिए ये जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार हैं पर आधारित है। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार हैं पर आधारित है। ये जो मैक्सिम मैं लिखवा रहा हूँ ये अपकृत विधि में या हमें टाट में पढ़ना है। और टाट में बिहार में पूछा भी गया था कि सर्वप्रथम किस केस में यूबी जस आईबी रेमेडियम लागू किया गया, तो एसबी वर्सेज व्हाइट के केस में। यहाँ तक कि जज का नाम पूछा था, होल्ट होल्ट होल्ट। कौन से जज थे? होल्ट। तो बताया जाएगा आगे भाई अभी, लेकिन जानते रहिए। आइए इसी लाइन में लिखिए ये एक्सनेबल है। खड़ी पाई देकर लिखते रहिए, ये सब क्वेश्चन है एक एक लाइन। ये एक्सनेबल है। एक्सनेबल का मतलब वाद योग्य है। ये वाद योग्य है। इनका उल्लंघन होने पर, इनका उल्लंघन होने पर यानी कि वायलेशन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। पिटीशन, याचिका दायर की जा सकती हैं। इनका अभित्यजन नहीं किया जा सकता। वैभियर, वैभियर माने त्याग।
इनका अभित्यजन नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको त्यागा नहीं जा सकता। ये लेक्चर में समझाया नहीं गया था, अभी हम इसको बता देते हैं थोड़ा। इसका अभित्यजन नहीं किया जा सकता, जबकि अमेरिका में, इसमें कोरिलेट करके भी लिखना है, जहां से कोरिलेट होगा तुरंत लिखना है। जबकि अमेरिका में मूल अधिकारों को कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग सकता है। जबकि अमेरिका में मूल अधिकारों को कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग सकता है, वैभियर कर सकता है, अर्थात अभित्यजन कर सकता है, छोड़ सकता है। यहाँ आपको देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, वो समझिए थोड़ा। पहला प्रकार का जो क्वेश्चन आपका बना है जे में, वह अनुच्छेद 13 यानी कि 13 से बना है। और मॉडल ये बना है कि अनुच्छेद 13 में कौन सा सिद्धांत समाहित नहीं है। पहला दे दिया डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी कि आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी, यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तीसरा दे दिया डॉक्ट्रिन ऑफ वैभियर, यानी कि त्यजन या अभित्याग का सिद्धांत। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका अमेरिका में छोड़ा जा सकता है मूल अधिकार, लेकिन भारत में नहीं त्यागा जा सकता। तो कौन सा सिद्धांत अप्लाई नहीं होता? अभित्याग का, ये लागू नहीं होता। लेकिन अमेरिका में यही कोरिलेट कर दे तो लागू। इसका मतलब समझिए, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन बना है वो भी हमें देखते रहना है कि आखिर क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत में फंडामेंटल राइट का त्यजन संभव नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो फंडामेंटल राइट है, ये पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर नहीं, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर दिए गए हैं, यानी कि इस व्यक्तिगत हित के आधार पर नहीं, बल्कि लोक हित पर यह आधारित है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर इसके अभित्यजन पर रोक लगा दी। एक और कारण था कि अमेरिका में लोग शिक्षित ज्यादा है, भारत में तो अपना मूल अधिकार ही नहीं जानते आधे से अधिक लोग। और अगर ये छूट दे दी जाए कि चलिए आप सहमत से अपना मूल अधिकार छोड़ दीजिए, तो जो सरकारें हैं, जितने लोग रहेंगे दबाव डालेगी और एफिडेविट पर लिखवा लेगी कि अगर हम कोई कार्यवाही करते हैं तो आप लिखिए कि आप मूल अधिकार त्याग रहे हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। और सरकारी कर्मचारियों से तो लिखवा ही लेगी, भले प्राइवेट बेस से न लिखवाए। और सरकारी कर्मचारियों पर मनमाना करेगी, और कोई कर्मचारी न तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है न हाई कोर्ट। बस सरकार कह देगी कि ये तो स्वतः ही अपने मूल अधिकारों को क्या कर चुके हैं, त्याग चुके हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई त्यजन संभव नहीं है। आप एफिडेविट पर भी लिखवा लिए कि हम मुकदमा नहीं करेंगे, फिर भी व्यक्ति मुकदमा करेगा, रोक टोक नहीं। और ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की धारा 28 के तहत क्या होगा? वाइड, कोई मतलब नहीं है। 28 आगे बताया जाएगा। वो अगला लिखिए भाई, आपका अगली विशेषता लिखिए। ये तो मूल अधिकार चौथा हुआ, देखिए सातवां लिखिए भाई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का होना। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का होना। लिखिए, ये प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ये प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर
51 तक दिए गए हैं। 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। ये आयरलैंड से प्रेरित है, मैंने कहाँ से लिए गए हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन बना है। ये आयरलैंड से प्रेरित हैं। इनमें वेलफेयर स्टेट यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य, इनमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समाहित है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वेलफेयर स्टेट, इनमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समाहित है। ये राज्य के अपूर्ण कर्तव्य हैं। ये राज्य के अपूर्ण कर्तव्य हैं, माने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये राज्य के अपूर्ण कर्तव्य हैं। ये एक्शनेबल नहीं है, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है, उसको एक्शनेबल कहते हैं। ये एक्शनेबल नहीं है, हिंदी में ये वाद योग्य नहीं है। अर्थात इसी लाइन में लिखिएगा, अर्थात ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। सामान्यतः ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, पॉजिटिव। देखिए सामान्यतः मैं लिखवा रहा हूँ, मैंने ज्यादा हिस्सा इसका। सामान्यतः ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, यानी कि पॉजिटिव नेचर के हैं। अगली विशेषता लिखिए भाई आपका, मूल कर्तव्य का होना। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। यहाँ से भी प्री में एक क्वेश्चन मिलता है, चांस बहुत रहता है। मूल कर्तव्य का होना, फंडामेंटल ड्यूटी का होना। लिखिए, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख। पहले तो पिछली बार बताया गया था, भाग ही पूछ लिया था पिछली बार जे में। तो भारत के संविधान में नागरिकों के, व्यक्तियों न लिख दीजिएगा भाई, बाहरी लोगों के लिए नहीं, नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में, यानी कि 4 क, हिंदी में लिखिएगा तो 4 क, इंग्लिश में लिखिएगा तो 4 कैपिटल A, 4A में अनुच्छेद 51A में दिया गया है। 51A या हिंदी में 51 क, ए लिखिएगा, इंग्लिश में तो कैपिटल में लिखिएगा। नया अनुच्छेद है, कौन सा, 51 है। लिखिए, ये मूल संविधान में नहीं था, ये भी पूछा जा चुका है। ये मूल संविधान में नहीं था। 42वें यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यानी कि 1976 में इसे, एक ही लाइन में 4-5 क्वेश्चन समाहित किया जाए, में इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। यह प्रावधान रूस से प्रेरित है। यह प्रावधान रूस से प्रेरित है। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। मूल रूप से माने जब जोड़ा गया, मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान समय में 11 हैं। ये बिहार फिर जे का क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन बिहार में आया था, लेकिन वर्तमान समय में 11 है, 11 है। अब ये समस्या देखिए कहाँ उत्पन्न होती है। मान लीजिए दे दिया 8, 9, 10 और 11 आया ही नहीं। भाई जब 11 न आए और चारों ऑप्शन में भिन्न भिन्न हो, तो आपका आयोग लिखता भी है कि जो अच्छा सबसे सटीक उत्तर हो वही उत्तर दीजिए, तो आप 10 मार्कर आइए। या तो निकाले आयोग या 10 माने, लेकिन आपका गलत तो नहीं होगा। अब ये नहीं कि अब 11 और 10 आए तो 11 मार्कर आइए। 11वां लिखिए भाई। 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य, उसको खंड वाइज लिखे, खंड वाइज पूछा गया था भाई एक जगह। 11वां मूल कर्तव्य 51A के क्लाज के में समाहित है, खंड वाइज पूछा गया था। ऐसे लिखेगा 51A और कोष्ट में के में समाहित है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 86 में इसे 86 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगली विशेषता लिखिए भाई आपका, संसदीय शासन की सरकार, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट है वह उसमें कौन सा सिस्टम अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री। लिखिए संसदीय शासन प्रणाली, या इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं संसदीय शासन की सरकार। दोनों सही है, कोई गलती नहीं है। देखिए मैं बताया था और यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन बन रहा है। सब पार्लियामेंट्री सिस्टम फिर एक बार हम बता रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में देश के 2 प्रधान होते हैं, 2 हेड होते हैं। एक फॉर्मल यानी कि औपचारिक या नाम मात्र का, और एक एक्चुअल यानी कि वास्तविक। सभी काम औपचारिक प्रधान के नाम पर होते हैं, लेकिन करने वाला वास्तविक प्रधान अलग रहता है। तो क्या भारत में ये सिस्टम है कि नहीं है? राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान और मंत्रिपरिषद क्या है, वास्तविक। यानी कि जिस प्रकार हाथी के दांत दिखाने वाले हैं तो वह राष्ट्रपति हो गए, और खाने वाले दांत कौन हो गए, पीएम और उनके मंत्री, यानी कि कुल मंत्री और पीएम मिलाकर मंत्रिपरिषद बनाते हैं। तो इसको और अनुच्छेद भी बताया गया था 74 और 75 का क्लाज 3। लिखिए इसको भाई। हाँ एक और क्वेश्चन आता है कि ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो उसको भी हम लिखवा देंगे इंग्लैंड से, वहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लिखिए इसको। लिखिए भारत में
शासन के दो प्रधान हैं। भारत में शासन के दो प्रधान हैं। औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति हैं। औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति हैं, जबकि वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद हैं। जबकि वास्तविक प्रधान मंत्री परिषद हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के नाम से ही लगभग सभी कार्यों को करती हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के नाम से ही लगभग सभी कार्यों को करती हैं। यह प्रावधान इंग्लैंड से प्रेरित हैं। यह प्रावधान इंग्लैंड से प्रेरित हैं। तथा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 तथा 75 के क्लाज 3 में समाहित हैं। दोनों अनुच्छेद लिखिएगा। तथा संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 के क्लाज रट कर जाइएगा। किसमें? 3। क्लाज 3 में समाहित है। आगे डिटेल में बताया जाएगा, तब वहां लिखवा जाएगा। यहाँ तो भाई विशेषता आपका 5-5, 6-6 लाइन निकालना है, ज्यादा नहीं। अगली विशेषता लिखिए भाई, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अगली विशेषता लिखिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। लिखिए, यह प्रावधान अमेरिका से प्रेरित है। यह प्रावधान अमेरिका से प्रेरित है। हमारा संविधान एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हमारा संविधान एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को प्रश्रय देता है। को प्रश्रय देता है, संरक्षित करता है। को प्रश्रय देता है। अगली विशेषता लिखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का होना, जुडिशियल रिव्यू। कितना विशेषता भी 11वां चल रहे हैं। 15-16 लिखवा आ जाएगा, 16-17 बस, ज्यादा नहीं भाई। विशेषता तो अनंत है, मेन विशेषता जरूर लिखवा दी जाए। जुडिशियल रिव्यू का होना, न्यायिक पुनर्विलोकन का होना। यहाँ से अभी बिहार में भी क्वेश्चन एपीओ में आया था और आपका जे में भी आता रहता है। लिखिए, यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में सर्वप्रथम मारवरी वर्सेज मेडिसिन, मारवरी
वर्सेज मेडिसिन, मारवरी है भाई। हाँ, मारवरी। मारवरी वर्सेज मेडिसिन के बाद में 1803 है ना। सन लिख लीजिए 1803, 1803। मारवरी बना मेडिसिन, सन लिख लीजिएगा 1803 के बाद में जस्टिस मार्शल ने प्रतिपादित किया। जज का नाम लिख लीजिएगा, मार्शल ने प्रतिपादित किया। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से उत्पन्न होता है। 13, अनुच्छेद 13 से उत्पन्न होता है। जबकि इसका प्रयोग अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत 226 तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय कर सकते हैं। तो फिर बिहार एपीओ का क्वेश्चन कि भारत में किन न्यायालयों को जुडिशियल रिव्यू का पावर है, तो दो ही न्यायालय हैं। कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई। इसमें आगे लिखे भाई, अभी बचा है। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य यह है कि, दो लाइन इसका अर्थ तो लिखवा जाए। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य यह है कि न्यायालयों की वह शक्ति जिसके द्वारा वह किसी प्राधिकारी द्वारा बनाई गई विधि को शून्य घोषित कर देते हैं। ये जो शुद्ध लीगल भाषा है, शून्य है, शून्य घोषित कर देते हैं। वार्ड लीगल भाषा में हम शून्य ही कहेंगे, या वार्ड या उर्दू में बातिल कहा जाता है। अब देखिए, दूसरी भाषा भी पूछा जाता है, मैं बता दूं, लिखवा नहीं रहा हूँ वो, क्योंकि भाई एक बार आईएएस में लीगल भाषा में आया था, तो अनुच्छेद 13 में जो शब्द यूज किया गया है वह चूंकि वार्ड या शून्य है, तो मेन वही पूछा था। नल एंड वार्ड भी कहते हैं, अकृत और शून्य। फिर आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक। फिर आपका इलीगल यानी कि अवैध भी कहा जाता है, लेकिन कानूनी भाषा में ये सब न मारिएगा। पहली वरीयता हम किसको देंगे? वार्ड या शून्य। अगली विशेषता लिखिए भाई आपका। अगली विशेषता लिखिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का होना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का होना। अब केस बिहार जे में आया था कि किस केस में कहा गया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें संविधान में संशोधन करके भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अभी कल ही बताया गया था लेक्चर में, कौन सा केस था? श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण।
उसको लिखिए, एक लाइन, ज्यादा नहीं, अब लिखवा जाएगा। अब इधर थोड़ा एक एक दो दो लाइन ही समाहित करना है। लिखिए, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के वाद में, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के वाद में यह निर्णय दिया गया कि, यह निर्णय दिया गया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संविधान का आधारभूत ढांचा है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संविधान का आधारभूत ढांचा है। अगली विशेषता लिखिए, 9वीं अनुसूची का होना। अगली विशेषता लिखिए संविधान की, 9वीं अनुसूची का होना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके भाई। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई, 1951। 1951 पूछा गया प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट। लिखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कुछ विषयों पर न्यायिक हस्तक्षेप को रोका जाए। कुछ विषयों पर न्यायिक हस्तक्षेप को रोका जाए, यानी कि न्यायपालिका उसमें दखल न दे। न्यायिक हस्तक्षेप को रोका जाए, अर्थात दूसरी भाषा में भी लिखिए यहाँ, अर्थात कुछ कानूनों को, दूसरी भाषा में मैं लिखवा दे रहा हूँ, अर्थात कुछ कानूनों को न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर रखा जाए। कुछ कानूनों को न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर रखा जाए। लेकिन वामन राव बनाम भारत संघ, वामन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट। वामन राव बनाम भारत संघ, AIR 1981, सन एक बार पूछा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1981 सुप्रीम कोर्ट, तथा IR सिल्हो, IR सिल्हो, IR सिल्हो के वाद में यह निर्णय दिया गया कि
यदि 9वीं अनुसूची के किसी प्रावधान से यदि 9वीं अनुसूची के किसी प्रावधान से संविधान का आधारभूत ढांचा उल्लंघित होता है, यानी प्रभावित होता है, उल्लंघित होता है, तब न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। तब न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, लेकिन केवल ऐसे कानूनों का, कल डेट बताई गई थी, कब के बाद के हों? हाँ, केशवानंद भारती के निर्णय के बाद। रटे रहिए, कब निर्णय आया? 24 अप्रैल 1973। लेकिन वाक्य बोलिए तो फिर से एक बार। लेकिन फिर से एक बार वाक्य बोलिए, थोड़ा शुरुआती दौर से। तो यदि लेकिन के बाद लिखिए, केवल ऐसे कानूनों का जो 24 अप्रैल 1973 के बाद, केवल ऐसे कानूनों का जो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। देखिए, लेकिन पर आपका कई बार उदाहरण मैं बताया हूँ, तो भाई इतना देर से लिख रहे हैं तो एक उदाहरण एक बार दिया जाए, नया नया उदाहरण भी याद किया जाए, क्योंकि अब थोड़ा दिमाग अस्थिर हो रहा है, तो कुछ नई बातें क्या की जाए, भाई लाई जाए। तो आइए, आपका गांव में सुने होंगे विवाह काटने वाले, सुने हैं कि नहीं कभी? हाँ, विवाह कटवा। तो एक बाबा थे, विवाह कटवा बाबा थे। आपका खुद ही उनका विवाह नहीं हुआ था, तो प्रण लिए थे कि गांव में हम किसी लड़के का विवाह होने नहीं देंगे, हमारा मैरिज नहीं तो गांव का भी मैरिज नहीं। तो भाई लोग डरते थे, जहां जाते थे कुछ न कुछ खोट लड़के में निकाल देते थे। तो अब हुआ कि इनसे कैसे निपटा जाए, तो हुआ कि इनको कहीं टूर पर भेजा जाए और टूर पर मस्त रहेंगे। लेकिन जब ऐसे लोग रहते हैं तो उनके टूर पर मन नहीं लगता। तो एक व्यक्ति का विवाह तय हुआ, हुआ कि बाबा को टूर पर भेजा जाए और इसी समय काम निपटा दिया जाए, यानी कि विवाह कर लिया जाए। तो बाबा गए टूर पे और टूर पर मन नहीं लगा, तो बाबा बीच में ही वापस आ गए। उसी दिन विवाह संपन्न होना था। अब सभी लोग डर गए कि अब क्या होगा, ये बाबा कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि आपका आशाएं निराशा में बदल जाएगी। अब आपका अब ये हुआ, लड़के वालों ने कहा कि जैसे ही बाबा आएंगे पैर पकड़ लेना आशीर्वाद के लिए। तो ऐसी दशा में आपका जयमाल हो गया था, अभी 7 फेरे बाकी थे। बाबा आए और लड़के ने उनका पैर पकड़ा, तो बाबा ने आशीर्वाद दिया कि सुखी रहो और ये मिर्गी का जो तुम्हारा रोग है अब ठीक हो जाए। यानी कि प्रसन्न रहो, सुखी रहो, विवाह हो रहा है। ये जो तुम्हें 2-2 दिन पर दौरा पड़ता है, ये विवाह के बाद ठीक हो जाए। तो अब बताइए, 2 दिन पर बाबा ने यानी कि लेकिन लगा दिया है, यानी कि जीवन भर सुखी रहो। लेकिन क्या करो, 2-2 दिन पर मैंने लेकिन एक लगा दिए तो विवाह टूट गया, इसका मतलब कि। तो उसी प्रकार लेकिन बहुत खतरनाक होता है। तो भाई
अगला लिखिए भाई, आपका तीसरे स्तर की सरकार। हेडिंग डालिए अगला, एक दो और लिखिए, समाप्त किया जाए, बहुत हुआ भाई विशेषता। तृतीय स्तर की सरकार की कल्प तृतीय स्तर की सरकार, तो भाई केंद्र की सरकार है प्रथम स्तर की, राज्य की द्वितीय, और तीसरी कौन है? पंचायत। तो लिखिए, पंचायतों को तृतीय स्तर की सरकार कहा जाता है। पंचायतों को तृतीय स्तर की सरकार कहा जाता है। अब आगे पढ़ाया जाएगा तो इसमें और लिखवाया जाएगा। अनुसूची अनुच्छेद, पिछली बार आपका पाठ पूछा गया था, आपका 9 हुआ, 9A हुआ, 9B हुआ, और अनुसूची 11 और 12। तो जब डिटेल में पंचायत चलेगा पढ़ाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि वहां से दो क्वेश्चन वहां से भी बनता है। तो इस प्रकार भाई आपका कल जो लेक्चर चलेगा, अब आपका जो अर्बन प्लानिंग में लिखवाया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल शुरू करना है। तभी आपका जीएस की क्लास 15 मिनट बाद चलेगी भाई, 12 बजे से। जो लोग जीएस पढ़ना चाहते हैं भाई, 12 बजे से साइंस शुरू हुआ है, अभी एक दो लेक्चर ही हुआ है सर का, तो 2-3 दिन डेमो क्लास ले सकते हैं। अभी 15 मिनट बाद क्लास साइंस की चलेगी, मैंने साइंस की जो जीएस की क्लास है अभी 15 मिनट बाद चलेगी। हाँ, तो जिनको जीएस पढ़ना है अपना पढ़ सकता है, 12 से